और की वजह से हमारा क्लास क्या हो चुका था, डिस्टर्ब हो चुका था। सो वापस से हम लोगों ने क्या किया, अपनी क्लास को रिज्यूम किया है। करेक्ट। सो हम लोग बात कर रहे थे लास्ट अंडरग्राउंड अलावेंसेस के बारे में, राइट। जहाँ तक कि हम लोग लास्ट जो पॉइंट तक पहुंचे थे वो थे अंडरग्राउंड अलावेंसेस। हम लोगों ने अंडरग्राउंड अलावेंसेस की क्या कर रखा है, बात कर रखा है। करेक्ट। सो अंडरग्राउंड अलावेंसेस का मतलब कि आप लोगों को ये जो अंडरग्राउंड अलावेंसेज है वो जो माइंस वगैरह में एम्प्लॉय काम करते हैं जनरली उनके लिए मिलता है। तो अंडरग्राउंड अलावेंसेज के लिए आप टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालोगे, हम किसकी बात कर रहे हैं, अंडरग्राउंड अलावेंसेज की। तो टैक्सेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सो अगेन आप लोगों को पहले देखना है कि कितना अमाउंट रिसीव्ड होता है, राइट। और इस अमाउंट रिसीव्ड में से फिर लेस करना है एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 800 रुपए पर मंथ। कितना एग्जेम्प्ट होने वाला है, अंडरग्राउंड अलावेंसेज आया तो 800, जितना मिलेगा उसमें से 800 रुपए पर मंथ एग्जेम्प्ट कर देंगे तो बची वाली सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, आपकी टैक्सेबल हो जाएंगी। करेक्ट। इसके अलावा ट्राइबल एरिया अलावेंसेज या ट्रिबल एरिया अलावेंसेज, ठीक है, ट्राइबल या फिर आप इसको क्या भी बोल सकते हो, ट्रिबल एरिया अलावेंसेज। तो ट्रिबल मतलब कि जो थोड़े रिमोट एरिया, इसी को एक और नाम से पूछा जाता है समटाइम एग्जाम्स में, इसी को एक और नाम से दिया जाता है रिमोट एरिया अलावेंसेस। तो अगर रिमोट एरिया अलावेंसेस के नाम से आया तो कंफ्यूज नहीं होने का, ट्राइबल को ही हम क्या भी बोलते हैं, ट्राइबल को ही हम रिमोट एरिया अलावेंसेस भी बोलते हैं, राइट। चलो, तो रिमोट एरिया अलावेंसेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें जितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है उसमें से कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है उसमें से क्या होने वाला है, कुछ एक्सटेंट अमाउंट आप लोगों का एग्जेम्प्ट होने वाला है। तो कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होने वाला है, तो लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 200 रुपीज पर मंथ, ठीक है, अप टू 200 रुपीज पर मंथ। इतना अमाउंट क्या हो जाता है, आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है, ट्राइबल एरिया अलावेंसेस के नाम से आया तो। इसके अलावा आप लोगों को कई बार ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस के नाम से भी आता है। किस नाम से आता है, ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस के नाम से। सो अगर आप लोगों को ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस के नाम से अगर आ रहा है तो आप कितना ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस को एग्जेम्प्ट और कितना उसको टैक्सेबल करोगे, राइट। तो अगर आप लोगों को ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस के नाम से आ रहा है तो ऐसे केस में आप लोगों ने देखना है कि अगर ये ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का एम्प्लॉई है, कौन से सेक्टर का, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का, तो फिर ऐसे केस में इसकी लिमिट कितनी हो जाती है, तो अब जितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, जितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है उसमें से आपने क्या करना है, लेस करना है, ठीक है। एग्जेम्पशन कितना एग्जेम्पशन, तो 10,000 रुपीज पर मंथ और 70% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड। पहले आपने ये दोनों अमाउंट निकाल के देख लेना और इन दोनों अमाउंट में से जो भी विच एवर इज लेस होगा वो अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। विच एवर इज लेस का आपको क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा, राइट। विच एवर इज लेस का क्या मिलेगा आप लोगों को, एग्जेम्पशन मिलने वाला है। डन। होप ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई। एंड उसके बाद आप लोगों को अगर मैं इसी के अंदर अगर और कुछ अलावेंसेस की बात करूं तो ऐसे भी कुछ अलावेंसेस होते हैं, ठीक है, जो फुल्ली क्या होते हैं आप लोगों के, ऐसे भी कुछ अलावेंसेस होते हैं जो क्या होते हैं आप लोगों के, फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं, ठीक है। ऐसे भी कुछ अलावेंसेस होते हैं जो क्या होते हैं, फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं। यानी कि आप लोगों को अगर आप लोगों को नाम मिले इन अलावेंसेस के तो आप क्या करने वाले हो, आप इन अलावेंसेस को फुल्ली एग्जेम्प्ट करने वाले हो। तो ऐसे कौन से अलावेंसेस है जो फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं, तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे अलावेंसेस के फुल्ली एग्जेम्प्ट, राइट, फुल्ली एग्जेम्प्ट अलावेंसेस की बात कर रहे हैं। अच्छा, फुल्ली एग्जेम्प्ट के भी पहले एक काम करते हैं, फुल्ली एग्जेम्प्ट को लेटर डिस्कस करेंगे, आखिर में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग पार्टली एग्जेम्प्ट पार्टली टैक्सेबल की बात कर रहे थे। तो ये जितने अभी मैंने अलावेंसेस बताए ये सारे के सारे कैसे अलावेंसेस है आपके, ये सारे के सारे अलावेंसेस आप लोगों के अप टू एक्सपेंडिचर मतलब सॉरी अप टू सर्टेन लिमिट, मतलब जितना सर्टेन लिमिट तक एग्जेम्प्ट प्रिस्क्राइब्ड है उतने लिमिट तक का क्या हो जाएगा, ठीक है, उतने लिमिट तक का अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, उतने लिमिट तक के आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अच्छा, बट कुछ ऐसे भी अलावेंसेस है जो अप टू एक्सपेंडिचर एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं, अप टू एक्सपेंडिचर,
राइट। तो अप टू एक्सपेंडिचर वाले अब केस की बात करते हैं हम लोग, अप टू एक्सपेंडिचर। तो मैं अब कुछ ऐसे नाम बताने जा रहा हूं आप लोगों को अलावेंसेस के, जो अप टू एक्सपेंडिचर क्या होने वाले हैं, एग्जेम्प्ट होने वाले हैं, एग्जेम्प्ट अप टू एक्सपेंडिचर। तो और ये जनरली फॉर ऑफिशियल पर्पस के लिए होते हैं। कौन से पर्पस के लिए होते हैं, ऑफिशियल पर्पस के यूज करने के लिए दिए जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जो जनरली ऑफिशियल पर्पस के लिए आप लोगों को दिया जाएगा, राइट। सो इसके अंदर आप लोगों को आ जाता है, जैसे कि आप घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आना जाना करते हो, तो उसके लिए अगर आपको मिलता है ट्रैवलिंग अलावेंसेस, ठीक है। कौन सा अलावेंसेस, ट्रैवलिंग अलावेंसेस। सो ट्रैवलिंग अलावेंसेस क्या हो जाना चाहिए आपका, सो ट्रैवलिंग अलावेंसेस आपका हो जाना चाहिए अप टू एक्सपेंडिचर। जितना ऑफिशियल पर्पस के लिए खर्च करोगे, ये जितना आपको अमाउंट रिसीव्ड हुआ होगा, ठीक है, जितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ होगा उसमें से लेस कर देंगे, एग्जेम्प्ट अप टू एक्सपेंडिचर, एग्जेम्प्ट अप टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और अप टू एक्सपेंडिचर आप लोगों ने करना है, तो एक्सपेंडिचर ध्यान रखना और ऑफिशियल पर्पस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑफिशियल पर्पस। और अगर ऑफिशियल पर्पस मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम अज्यूम करेंगे कि ये क्या है, आप लोगों का ऑफिशियल पर्पस है। बाय डिफॉल्ट हम क्या अज्यूम करेंगे, ये ऑफिशियल पर्पस है, राइट। चलो सो आगे बात करते हैं हम लोग ट्रैवलिंग। अच्छा, हर इसमें ऐसे ही करना है। अगर मान लो सर ऑफिशियल पर्पस लिखा नहीं है तो पूरा अमाउंट हम ऑफिशियल पर्पस बोलकर क्या कर देंगे, एग्जाम, और बाहर पे टैक्सेबल अमाउंट क्या होंगे, कुछ भी नहीं निकलेंगे, राइट। फिर बाहर कुछ भी अमाउंट आपके टैक्सेबल नहीं निकलेंगे। उसके अलावा अगर हम आगे बात करें नेक्स्ट, तो हमारे पास अगला है डेली अलावेंसेस, ठीक है। डेली अलावेंसेस अगर आप लोगों को मिल रहा हो, या फिर मैं पूरे नाम एक साथ कॉमनली बता रहा हूं क्योंकि सबके लिए सेम बात अप्लाई करनी है। उसके अलावा आप लोगों को डेली अलावेंसेस के अलावा कई बार हेल्पर अलावेंसेस या फिर असिस्टेंट अलावेंसेस भी मिल जाता है। तो ये सारे भी आपके अप टू एक्सपेंडिचर क्या हो जाते हैं, एग्जेम्प्ट। उसके अलावा आप लोगों को यूनिफॉर्म अलावेंसेस, यूनिफॉर्म के अलावा आप लोगों को ड्रेस के नाम से अलावेंसेस या फिर वॉशिंग के नाम से आप लोगों को अलावेंसेस मिलते हैं। तो ये खर्चे भी आप लोग अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए खर्च कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके अलावा जैसे आने जाने के लिए ट्रैवलिंग के अलावा समटाइम आप लोगों को कन्वीनियंस अलावेंसेस भी मिल जाता है। फिर उसके अलावा कन्वीनियंस अलावेंसेस के अलावा अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को एकेडमिक अलावेंसेस मिलते हैं स्टडी पर्पस से, रिसर्च अलावेंसेस मिलते हैं स्टडी पर्पस से, ठीक है। तो एकेडमिक अलावेंसेस, रिसर्च अलावेंसेस, ये भी आपके क्या होते हैं, ये सारे अलावेंसेस आपके अप टू एक्सपेंडिचर क्या हो जाते हैं, एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। चलिए, तो ये सारे ऐसे एक्सपेंसेस थे आपके, ये सारे ऐसे एक्सपेंसेस थे आपके जो अप टू एक्सपेंडिचर क्या हो जाते हैं, एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, राइट। क्या हो जाते हैं, ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स आप लोगों के अप टू एक्सपेंडिचर क्या हो जाते हैं, अप टू एक्सपेंडिचर्स। ये आप लोगों के सारे एक्सपेंडिचर्स है जो एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, करेक्ट। चलिए, इसके अलावा मैं कुछ आपको एक सेपरेटली अलग से एक और अलावेंसेस बता रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एग्जाम्स में ये अलावेंसेस आप लोगों को क्या कहूंगा, पूछा जाएगा, राइट। एग्जाम में क्या किया जाएगा, ये अलावेंसेस आप लोगों को पूछा जाएगा। सो कौन कौन से ऐसे अलावेंसेस, जो HRA, ठीक है, क्या है उस अलावेंसेस का नाम आपका, HRA। तो मैं भी किसके बारे में बात कर रहा हूं यहां पर आप लोगों के साथ, अगला अलावेंसेस है हाउस रेंट अलावेंसेस। और कंफर्म है ये HRA अगर आता है तो 4 मार्क्स अकेला वेटेज दे जाता है। HRA का कैलकुलेशन 4 मार्क का अकेला वेटेज दे जाता है। तो जरा अच्छे से समझना, हाउस रेंट अलावेंसेस, ठीक है। हम बात किसकी कर रहे हैं, HRA की। तो HRA का जो कैलकुलेशन है हमने ओवरऑल कितनी स्टेप्स में करना है, 3 स्टेप्स में करना है। पहला स्टेप क्या करना है हम लोगों ने, सबसे पहले हमें सैलरी कैलकुलेट करना है, सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ HRA, सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ HRA। HRA के लिए हमें सैलरी निकालना है। तो HRA के लिए सैलरी निकालते हैं तो सैलरी में क्या लेते हैं, बड़ा सा, क्या लेते हैं, बड़ा सा, बड़ा सा, राइट, बड़ा सा। तो फॉर स्टैंड बेसिक सैलरी, डाई स्टैंड फॉर डियरनेस अलावेंसेस, साई स्टैंड फॉर कमीशन। और कमीशन कौन सा होना चाहिए, फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर, राइट, फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर। उसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें, सैलरी पता चल गई।
अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या निकालेंगे, यहां निकालेंगे अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, राइट। सो यहां पर हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 ए एंड रूल 2A, राइट, रूल 2A। सो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A रूल 2A के अंदर एग्जेम्पशन कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर तीन बातें आप लोगों को ध्यान देनी है, पहली, दूसरी और तीसरी, राइट। तो पहली बात क्या है आप लोगों का, HRA कितना रिसीव्ड होता है। HRA रिसीव्ड के बाद आप लोगों को देखना है 40% और 50% ऑफ द जो भी आप लोगों का बेसिक सैलरी है, जो सैलरी है उसका 40 और 50%, ठीक है, 40 या 50% ऑफ द सैलरी। और उसके बाद जितना रेंट पेड कर रहे हैं, जितना रेंट पेड कर रहे हैं -10% ऑफ द सैलरी, -10% ऑफ द सैलरी। तो तीनों पॉइंट से कंपैरिजन करेंगे, विच एवर इज लेस, और जो भी विच एवर इज लेस आएगा उसको क्या करेंगे हम, अमाउंट एग्जेम्प्ट मानेंगे। और फिर तीसरा नंबर का जो स्टेप है, यहां हम लोग क्या निकालने वाले, टैक्सेबल HRA। क्या कैलकुलेट करने वाले, आपका टैक्सेबल HRA। ये कैसे निकलता है आपका, जितना HRA रिसीव्ड हुआ उसमें से माइनस कर देंगे आपका एग्जेम्प्ट जितना हुआ, तो बचा हुआ सारा वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, टैक्सेबल हो जाएगा। बचा वाला सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो इस तरीके से 3 स्टेप के अंदर कैलकुलेशन करना है, राइट। यस, सो यहां पर आप लोगों का कैलकुलेशन होता है किससे रिलेटेड, HRA से रिलेटेड, करेक्ट। अब HRA के बाद अगर मैं बात करूं अगली, नेक्स्ट अगर आप लोगों के साथ में डिस्कशन करूं, तो अगला डिस्कशन आप लोगों के साथ हम लोग करते हैं, एंड तो अगला डिस्कशन रहेगा वो रहेगा परक्यूसिट के साथ, राइट। किसके साथ रहेगा अगला डिस्कशन, परक्यूसिट के साथ। तो अब हम लोगों को परक्यूसिट्स के साथ आगे बढ़ना है, और मैं कुछ कॉमन परक्यूसिट्स की बात करूंगा, ठीक है। देखो पहले कुछ मैं ऐसे परक्यूसिट्स की बात करूंगा जिसका नाम दिखते ही बराबर आपने क्या कर देना है, फुल्ली टैक्सेबल। जिसका नाम दिखते ही आपने क्या कर देना है, फुल्ली टैक्सेबल, राइट। क्या कर देंगे, फुल्ली टैक्सेबल कर देंगे। तो सर ऐसे नाम जल्दी जल्दी बताओ, तो ऐसे कौन से परक्यूसिट है जिनका नाम मात्र देखने से हमें फुल्ली टैक्सेबल कर देना चाहिए। तो फुल्ली टैक्सेबल परक्यूसिट्स के अंदर क्या क्या आ जाता है, तो इसके अंदर आ जाते हैं आप लोगों के ऐसे परक्यूसिट्स जो फुल्ली आप लोगों को पर्सनल लेवल का बेनिफिट दे रहे हैं। ऐसे परक्यूसिट्स जो फुल्ली आपको क्या कर रहे हैं, पर्सनल लेवल पर बेनिफिट दे रहे हैं। सर जैसे नाम बताते चलो, तो जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, बिल पेड बाय एम्प्लॉयर, बिल पेड बाय एम्प्लॉयर। भाई आपके घर का पानी का बिल, आपके घर का इलेक्ट्रिक का बिल, आपके घर का गैस का बिल, और पे कौन कर रहा है, तो एम्प्लॉयर पे कर रहा है। कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो अच्छी बात है क्या, अच्छी बात है हमारे लिए, तो एम्प्लॉय के लिए, लेकिन ये तो पर्सनल नेचर का खर्चा है ना, इसलिए इसको क्या करेंगे, फुल्ली टैक्सेबल। अच्छा, इसके अलावा कोई पर्सनल सर्वेंट की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। कौन सी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, कोई पर्सनल सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, जैसे कि गार्डनर, कुक, ठीक है, गार्डनर, कुक, वॉचमैन की अगर सैलरी कौन पेड कर रहा है, सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर, अगेन ये अमाउंट को भी आप क्या करोगे, फुल्ली टैक्सेबल करोगे। क्या करोगे, फुल्ली टैक्सेबल करोगे। उसके अलावा LIC प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, LIC प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, ये भी क्या कर दोगे, फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। उसके अलावा ऐसे अगर कोई भी बेनिफिट अगर आप लोगों को क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए कोई लंच फैसिलिटी मिल रही है आपको, लंच फैसिलिटी अदर देन ऑफिस टाइम, अदर देन ऑफिस आवर के अलावा, और वो भी आपको स्पेसिफाइड होकर मिल रही है, मतलब स्पेसिफिक आपको ही वो फैसिलिटी मिल रही है लंच की और किसी को नहीं, तो अगेन फुल्ली टैक्सेबल। एनी काइंड ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेस पेड बाय, यानी आपके पर्सनल एक्सपेंसेस कौन पेड कर रहा, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर है। तो ये सारे ऐसे परक्यूसिट्स है जो क्या होते हैं, फुल्ली टैक्सेबल। ये नाम मात्र दिखने से आपने क्या कर देने का, फुल्ली टैक्सेबल कर देने का,
राइट, याद रहेगा ये कौन से अलावेंसेज है, परक्यूसिट है हमारे फुल्ली टैक्सेबल वाले। बस एक कॉमन बात याद रखना, एक कॉमन बात याद रखना, जितने भी अलावेंसेज मिल रहे हैं अगर इसमें से कोई अमाउंट की रिकवरी की जाए, इफ अमाउंट रिकवर्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर ने कोई अमाउंट रिकवर्ड किया है तो फिर क्या करेंगे, उसको लेस कर देंगे और बची वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे, बची हुई वैल्यू को क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे, राइट। चलिए, सो अगर आप लोगों को स्पेसिफिकली फैसिलिटी मिलती है तो फुल्ली टैक्सेबल करेंगे, लेकिन अगर आप लोगों को ये देखो लंच जो फैसिलिटी की हम बात कर रहे थे, अगर ये जनरल सेंस में अदर देन ऑफिस आवर मिल रहा है, अगर ये लंच ना होते हुए कोई और खाना मिल रहा है लाइक डिनर वगैरह, तो फिर वैसे केस में आप लोगों को 50 रुपीज पर मील क्या करना है, एग्जेम्प्ट करना है। 50 रुपया पर डब्बा आपको क्या करना है, एग्जेम्प्ट करना है। देखो ऐसा खाने का डब्बा आता है, राइट, तो इसको क्या करना है, आपने 50 रुपए पर डब्बे को एग्जेम्प्ट करना है। तो बढ़ते हैं आगे, और आगे बात करेंगे हम लोग अब नेक्स्ट ऐसे परक्यूसिट्स के जो नाम दिखते मात्र आपने क्या कर देना है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड। फुल्ली एग्जेम्प्टेड परक्यूसिट्स की बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड परक्यूसिट्स के अंदर कौन कौन से परक्यूसिट्स आ जाएंगे, ऐसे परक्यूसिट्स जो कॉमनली सबको मिल रहे हो, ठीक है, जो आप अकेले स्पेसिफिक एम्प्लॉय को ना मिलते हुए सबको क्या मिल रहा है, कॉमनली मिल रहा है। तो ऐसे कौन कौन से परक्यूसिट्स है भाई जो सभी को कॉमनली मिलते हैं, तो ऐसे परक्यूसिट्स के नाम मैं आपके सामने अगर मेंशन करूं तो एक फैसिलिटी जिसको हम बोलते हैं टेलीफोन फैसिलिटी, ठीक है। सो टेलीफोन आपको मिले या किसी को भी मिले, टेलीफोन फैसिलिटी ऑलवेज फुल्ली एग्जेम्प्टेड। टेलीफोन के अलावा अगर आप लोगों को फ्री रिफ्रेशमेंट मिल रहा है, नाश्ता, फ्री रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग ऑफिस आवर, तो अगेन ये भी क्या हो जाएगा आपके लिए, ये भी क्या हो जाएगा आपके लिए, फुल्ली एग्जेम्प्टेड। अच्छा, फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है आपको। अच्छा, लेकिन फ्री मेडिकल फैसिलिटी कहाँ मिलनी चाहिए, या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या तो एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में। अगर यहाँ ये फैसिलिटी मिल रही है तो क्या करेंगे, फुल्ली एग्जेम्प्ट करेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी एक्सपेंसेस या एनी बेनिफिट फॉर ऑफिशियल पर्पस देन इट शुड बी एग्जेम्प्टेड। ऑफिशियल पर्पस के लिए होना चाहिए, तो ये अमाउंट क्या हो जाएगी आप लोगों की, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। डन। तो यहां पर हो गए आपके फुल्ली एग्जेम्प्टेड परक्यूसिट्स। अब कुछ परक्यूसिट्स की बात करते चलेंगे हम लोग जो सर्टेन लिमिट तक एग्जेम्प्ट होते हैं। नाउ अब हम लोग कुछ ऐसे परक्यूसिट्स की बात करेंगे जो सर्टेन लिमिट तक क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं। सर जैसे कि कौन कौन से ऐसे परक्यूसिट्स है जिसकी कोई लिमिट है, देखो लिमिट कैसे है, जैसे कि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। आरपीएफ में अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आता है तो ये कंट्रीब्यूशन या तो डायरेक्टली अमाउंट गिवन होंगी या पर्टिकुलर सैलरी का कुछ परसेंटेज निकालने बोलेगा। दोनों में से जो भी बोलेगा वो आपने लेना है, दोनों में से जो भी बोलेगा आपने वो करना है। फिर इसमें से लेस करेंगे, कितना लेस करेंगे, तो हम एग्जेम्प्ट करेंगे अप टू 12% ऑफ द सैलरी, यानी कि जो आप सैलरी निकालोगे उसका 12% एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ सवाल उठेगा, सर सैलरी मजे कहाँ है, तो सैलरी मजे बेटा एचआरए में जो आपने माना था वही। सर एचआरए में क्या माना था, बाडासा, ठीक है। तो बेसिक सैलरी, डियरनेस अलावेंसेस फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, मतलब जो एचआरए में सैलरी लेते हैं वही सैलरी लेने का। तो ये बात हो गई किसके लिए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अच्छा, अगर आपने प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट किया तो पक्की बात है वहां से ब्याज भी आ रहा होगा। सो अगला पॉइंट है आप लोगों के लिए इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो जितना भी अमाउंट मिला, जितना भी अमाउंट रिसीव्ड हुआ उसमें से लेस कर देंगे। क्या लेस कर देंगे, एग्जेम्प्ट अप टू कितना, 9.5%, ठीक है। तो 9.5% किसका,
तो जितना पैसा मिला उसका, तो इसको हम रिवर्स तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सर कैसे करते हैं रिवर्स तरीके से? जितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ इंटरेस्ट का, जितना भी इंटरेस्ट का अमाउंट रिसीव्ड हुआ, पहले चेक कर लेंगे ये खुद में कितना परसेंट है। जितना परसेंट खुद में है, लाइक 10% है, 9 है, 8 है, 7 है, जो भी है, इनटू मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे हम लोग 9.5% की वैल्यू। तो हमें 9.5% की एग्जेम्प्टेड वैल्यू मिल जाएंगी। तो अमाउंट रिसीव्ड से माइनस करेंगे तो टैक्सेबल वैल्यू आपको पता चल जाएगी, राइट? क्या पता चल जाएगी आप लोगों को? टैक्सेबल वैल्यू पता चल जाएगी, राइट? चलिए, सो ये क्या हो गया आप लोगों का इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ के बारे में। चलिए, सो बढ़ते हैं आगे। और इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ के बाद हम लोग अब बात कर लेते कुछ गिफ्ट को लेकर। किसको लेकर? गिफ्ट। अगर आप लोगों को गिफ्ट मिलता है किसकी तरफ से? फ्रॉम द एम्प्लॉयर। गिफ्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयर। अगर आप लोगों को एम्प्लॉयर के तरफ से गिफ्ट मिल रहा है इन काइंड, इन काइंड, काइंड मतलब किसी वस्तु के रूप में, किसी गुड्स के रूप में, तो याद रखना जितनी भी वैल्यू होंगी उस वैल्यू में से हम लेस कर देंगे, लेस कर देंगे एग्जेम्प्ट अप टू रुपीज 5,000। कितने रुपए तक एग्जेम्प्ट कर देंगे हम लोग? 5,000 रुपए तक क्या कर देंगे? एग्जेम्प्ट कर देंगे, राइट? तो बचा हुआ वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? टैक्सेबल। अच्छा, बट एक बात का ध्यान रखना, नोट इफ गिफ्ट प्रोवाइडेड इन कैश, सो इन दैट सिचुएशन अगर आपको गिफ्ट कैश में मिल रहा है देन ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। अगर आपको गिफ्ट कैसे मिल रहा है? कैश में, तो क्या हो जाएगा? फुल्ली टैक्सेबल, राइट? और अगर काइंड में मिल रहा है तो 5,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट करके बाकी बचा हुआ क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर? टैक्सेबल कर देंगे। बाकी बचा हुआ क्या कर देंगे यहाँ पर? टैक्सेबल कर देंगे, राइट? चलो बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है? बढ़ते हैं आगे और फिर नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं। तो नेक्स्ट अगर पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट है आप लोगों के पास लीव ट्रैवल कंसेशन, LTC, मतलब कि लीव ट्रैवल कंसेशन। तो अगर हम LTC की बात करें, आई मीन टू से लीव ट्रैवल, अगर मैं कंसेशन की बात करूं तो लीव ट्रैवल कंसेशन तो हमेशा याद रखना ये हर 3 साल के ब्लॉक में क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है? ये क्या होता है? हर 3 साल के ब्लॉक में एग्जेम्प्ट होता है। तो पहले आप अमाउंट रिसीव्ड ला लो, तो अमाउंट रिसीव्ड में से आप लेस करोगे, ठीक है? अगर आपको खर्चे की जानकारी दी है तो अप टू एक्सपेंसेस, राइट? तो आप लोगों को अप टू एक्सपेंसेस क्या करना है? एग्जेम्प्ट कर देना है। लेकिन खुदा ना खास कभी ऐसा हो गया कि आपको एक्सपेंडिचर की जानकारी नहीं दी है, तो फिर ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? ऐसे कंडीशन में हम पूरा का पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट कर देंगे। इफ नो एक्सपेंडिचर इज गिवन then in that situation we are considered whole amount is expenses for traveling and whole amount is exempted। पूरा का पूरा अमाउंट क्या कर देंगे? हम exempt कर देंगे, राइट? पूरा का पूरा अमाउंट क्या कर देंगे हम लोग? exempt कर देंगे। ये बात थी लीव ट्रैवल कंसेशन को लेकर। सो हम लोग लीव ट्रैवल कंसेशन के बाद आगे बात करते हैं किस चीज की? तो हम लोग आगे बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटी की, ठीक है? देखो, मेडिकल फैसिलिटी अगर आपको मिल रही है, क्या मेडिकल फैसिलिटी अगर आपको मिल रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में, तो वो तो क्या हो जाता है आपका? गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या फिर आप लोगों का एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल हो तो वो तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता है। लेकिन अगर मेडिकल फैसिलिटी आप लोगों को कहाँ मिल रही है? प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर मिल रही है। तो वैल्यू ऑफ परक्यूसिट कितना? तो जो भी वैल्यू ऑफ परक्यूसिट था, मतलब जो भी खर्चा एम्प्लॉयर को आया, ठीक है? जितना भी खर्चा एम्प्लॉयर को आया तो अप टू 15,000, ठीक है? अप टू 15,000 लेस हो जाएगा, लेस एग्जेम्प्ट अप टू 15,000 रुपए, राइट? 15,000 तक क्या हो जाएगा आपका? एग्जेम्प्ट अप टू 15,000 रुपीज, राइट? 15,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट हो जाएंगे वैल्यू। और अगर 15,000 के ऊपर अगर आपकी वैल्यू जाती है तो आप लोगों ने मेडिकल फैसिलिटी को क्या कर देना है? फुल्ली टैक्सेबल करना है। अगर 15,000 तक के है तो पूरा एग्जेम्प्ट, ठीक है? उसके ऊपर जा रहा है तो फिर 15,000 के अगर ऊपर वैल्यू जा रही है तो पूरी मेडिकल फैसिलिटी को हम क्या कर देंगे? यहाँ पर टैक्सेबल कर देंगे। अच्छा, उसके अलावा फॉरेन वाला आप लोगों ने याद रखना नहीं है।
इसके अलावा अब एजुकेशन फैसिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हम कौन सी फैसिलिटी की बात करते हैं, एजुकेशन फैसिलिटी। और ये जो आपको एजुकेशन फैसिलिटी मिलने वाली है, ठीक है, कौन सी फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी जो आप लोगों को मिलने वाली है, तो इस एजुकेशन फैसिलिटी के अंदर, एजुकेशन फैसिलिटीज के अंदर एजुकेशन फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो आप लोगों को एजुकेशन फैसिलिटी देखना है। अगर एजुकेशन फैसिलिटी कहाँ मिल रही है, अगर अदर देन एम्प्लॉयर हॉस्पिटल स्कूल, अदर देन एम्प्लॉयर मतलब स्कूल एम्प्लॉयर की नहीं है, अदर देन एम्प्लॉयर की अगर स्कूल है तो फिर कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर देखेंगे कि हमारे एम्प्लॉयर को कितना खर्चा आया, जितना खर्चा आया उसको हम वैल्यू ऑफ परक्यूसिट मानेंगे और उसको हम टैक्सेबल कर देंगे, राइट। हाँ, अगर इसमें से कुछ रिकवरी कर रहा होगा तो लेस करेंगे, लाइक कुछ अमाउंट अगर रिकवर्ड बाय क्या है, अगर रिकवर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो उसको लेस करके हम बाकी बची हुई वैल्यू को क्या करेंगे, फाइनली टैक्सेबल करेंगे। अच्छा, ये तो पहली सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन, इफ ओनर ऑफ द स्कूल इज एम्प्लॉयर, अगर स्कूल का मालक कौन है, एम्प्लॉयर कौन है, उस स्कूल का मालक या ओनर ही एम्प्लॉयर है, तो अब वैल्यू ऑफ परक्यूसिट कैसे देखेंगे, अब वैल्यू ऑफ परक्यूसिट देखेंगे सिमिलर स्कूल की कॉस्ट, सिमिलर स्कूल की कॉस्ट अगर 1000 रुपीज पर मंथ से कम है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, फुल्ली एग्जेम्प्ट, और अगर 1000 रुपीज से अगर बिलो है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, और अगर अबव है 1000 रुपीज पर मंथ से ज़्यादा है तो फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल, राइट। अच्छा, कौन सी वैल्यू को फुल्ली टैक्सेबल करेंगे, ये जो वैल्यू ऑफ परक्यूसिट निकली थी, सॉरी जो सिमिलर स्कूल की कॉस्ट निकली थी उसको क्या कर देंगे, फुल्ली टैक्सेबल। यानी कि यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी उससे कोई मतलब नहीं है, सिमिलर स्कूल की कॉस्ट कितनी है हमने वो लेना है। अगर सिमिलर स्कूल की कॉस्ट 1000 रुपये पर मंथ से कम है तो क्या करेंगे हम लोग, फुल्ली एग्जेम्प्ट। 1000 रुपये पर मंथ से अगर ज़्यादा है तो फुल्ली टैक्सेबल, राइट। तो होप ये बात भी आप लोगों को याद रहेंगी, किस चीज़ से रिलेटेड है ये बात, ये बात है आप लोगों की एजुकेशन फैसिलिटी से रिलेटेड, राइट। चलिए, अब एजुकेशन फैसिलिटी के बाद अब हम लोग कुछ और परक्यूसिट्स की बात कर लेते हैं। लाइक हम लोग बात करते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन की। किसकी बात करते हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन, RFA का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। किसका, रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, RFA की बात कर रहे हैं। तो अगेन RFA में दो कंडीशन होती है, मैं दोनों भी कंडीशन की अगर 1 by 1 अगर बात करूं तो जो पहली कंडीशन है हमारे पास वो ये है कि आप लोगों का जो घर है, जो फैसिलिटी आपको मिल रही है, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन ओन्ड बाय, अकोमोडेशन ओन्ड बाय, अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर उस एकोमोडेशन का मालिक एम्प्लॉयर है तो कैसा करेंगे। और दूसरी बात, accommodation are taken on rent, और अगर accommodation किराए पर लिया गया है तो कैसे चेक करेंगे, दो बातें, ठीक है। तो चाहे जो भी हो, RFA के लिए पहले आपने क्या निकाल लेना चाहिए, कभी भी याद रखना, सैलरी निकालना है। RFA के कैलकुलेशन के लिए ऑलवेज रिमेंबर आपको क्या निकालना चाहिए, सैलरी निकालना चाहिए। और सैलरी में क्या लेंगे, बा डा सा टा बो मो, बा डा सा टा बो मो। चलिए, तो क्या करेंगे हम लोग, बा डा सा टा बो मो ये ले लेंगे। बा स्टैंड फॉर बेसिक सैलरी, डा स्टैंड फॉर डियरनेस अलावेंसेस फॉर्मिंग पार्ट, सा कोई भी चलता है, कोई भी, टा जितने टैक्सेबल अलावेंसेस है, बो फॉर बोनस, मो फॉर मॉनेटरी बेनिफिट, राइट। तो RFA के कैलकुलेशन के लिए बा डा सा टा बो मो लेने का, तो सैलरी निकाल दिया। तो अब अगर अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो हमने तीन बातें चेक करना, और कुछ नहीं दिया हो तो बाय डिफॉल्ट आपने हमेशा पॉप्स बोले तो पॉपुलेशन कितनी मान के चलने का, मोर देन 15 लाख। अगर आपकी पॉप्स 15 लाख के ऊपर है तो, अगर 25 लाख के ऊपर अगर आपकी पॉपुलेशन है, अबाउट द 25 लाख, तो आपका वैल्यू ऑफ परक्यूसिट कितना आना चाहिए, 15% ऑफ द सैलरी,
15% ऑफ द सैलरी, राइट। अगर आपका पॉप्स कितना है, अगर आपका पॉपुलेशन 10 लाख से लेकर 25 लाख तक है तो फिर वैल्यू ऑफ परक्यूसिट कितनी आ जाएगी, 10% ऑफ द सैलरी, 10% ऑफ द सैलरी। और तीसरी बात कि आपका जो पॉपुलेशन है, आपकी जो पॉप्स है वो बिलो द 10 लाख है, बिलो द 10 लाख है, तो फिर ऐसे कंडीशन में आपका वैल्यू ऑफ परक्यूसिट 7.5% ऑफ द सैलरी आ जाएगा। और सैलरी मतलब क्या, बाडासा टाबोमो, बाडासा टाबोमो, राइट। चलिए, अगर रेंटेड हाउस में फैसिलिटी मिल रही है तो कैसा करेंगे, तो हमें एक्चुअल रेंटल चार्जेस देखने पड़ेंगे, एक्चुअल रेंटल चार्जेस देखने पड़ेंगे, और 15% ऑफ द सैलरी, दोनों का क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन, और विच एवर इज लेस लेंगे। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको पता चल जाएगा वैल्यू ऑफ परक्यूसिट, वैल्यू ऑफ परक्यूसिट। अब ये तो वैल्यू ऑफ परक्यूसिट पता चला अनफर्निश्ड हाउस के लिए। फर्निश्ड हाउस के लिए कैसा करेंगे, राइट, फर्निश्ड हाउस के लिए कैसा करना है, तो ये वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड घर में हम लोग कुछ ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड, फर्निश्ड चीजों की वैल्यू को ऐड करेंगे, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड, फर्निश्ड चीजों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर उस एसेट्स का ओनर, अगर ओनर की एसेट्स, ओनर मतलब कि एम्प्लॉयर अगर ओनर है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, 10% कॉस्ट ऑफ एसेट्स लेंगे। यहां पर भी सेम वही बात, 10% क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट्स लेंगे। और अगर दूसरी बात रेंट पर लिया गया है तो जो भी रेंटल चार्जेस है, रेंटल चार्जेस को जोड़ देंगे, ठीक है, जो भी रेंटल चार्जेस है, रेंटल चार्जेस को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ परक्यूसिट फर्निश्ड घर के लिए। कौन से घर के लिए, फर्निश्ड। तो दोनों में भी हमें वैल्यू ऑफ परक्यूसिट पता चल जाएंगी। और इसमें से कोई अमाउंट अगर एम्प्लॉयर ने रिकवर किया होगा तो माइनस करने का, नहीं किया होगा तो यही अमाउंट हम क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है, राइट, ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। कैसे याद रखोगे, तो आपको दो बातें सोचना है, घर का मालिक कौन है, एम्प्लॉयर है या किराए पर है। अगर घर का मालिक एम्प्लॉयर है तो फिर क्या याद रखने का, पॉप्स को याद रखने का। अगर पॉप्स 25 लाख के ऊपर है तो क्या करेंगे, 15% ऑफ द सैलरी। अगर पॉप्स आपका 10 लाख से 25 लाख है तो क्या करेंगे, 10% ऑफ द सैलरी। अगर पॉप्स 10 लाख से नीचे है तो क्या करेंगे, 7.5% ऑफ द सैलरी, राइट। अब बात क्या आ रही है, सैलरी। तो सैलरी का मतलब होता है बा डा सा टा बो मो, बा डा सा टा बो मो। अच्छा, अब यहाँ से वैल्यू ऑफ परक्यूसिट तो निकल गई। अब देखेंगे कोई फर्निश्ड वैल्यू भी है क्या, अगर है, ओनर उसका एम्प्लॉयर है तो 10% कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। और अगर रेंटल चार्जेस की जानकारी दी तो रेंटल चार्जेस को ऐड कर देंगे, राइट। और अगर घर ही पूरा रेंट पर था तो फिर आप वैल्यू ऑफ परक्यूसिट कैसे निकलेगा, अब कोई पॉप्स नहीं देखना, आपने क्या देखने का, रेंटल चार्जेस और 15% ऑफ द सैलरी, विच एवर इज लेस, जो लेस है वही वैल्यू ऑफ परक्यूसिट है। और उसमें फिर फर्निश्ड वैल्यू ऐड कर देंगे। होप आपको ये बात क्लियर है, राइट, आपको ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, अब जो हम परक्यूसिट्स की बात करने जा रहे हैं, अगला परक्यूसिट है मोटर कार परक्यूसिट, राइट, मोटर कार परक्यूसिट। सो मोटर कार परक्यूसिट की अगर हम बात करें तो मोटर कार परक्यूसिट्स के अंदर हम लोगों ने क्या लेना है, मोटर कार परक्यूसिट्स के अंदर हम लोगों ने क्या देखना है या क्या चीजें कंसीडर करनी है। मोटर कार परक्यूसिट, तो हमने 3 बातें चेक करना है। मोटर कार परक्यूसिट में कितनी बातें चेक करना है, हमने 3 बातें चेक करना है, राइट। अब वो कौन सी 3 बातें हैं, तो सबसे पहले आप लोगों ने देखना चाहिए गाड़ी का यूज, मतलब कि पर्पस क्या है, गाड़ी किस पर्पस से यूज की जा रही है। फिर देखना कि गाड़ी का ओनर कौन है, फिर देखना कि गाड़ी का मेंटेनेंस कौन करता है। 3 बातें चेक करने का। देखो, अगर गाड़ी काय के लिए यूज हो रही है, फुल्ली ऑफिशियल पर्पस के लिए, फुल्ली ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो मालक कोई भी हो, मेंटेनेंस कोई भी कर रहा हो, हमेशा याद रखना
वैल्यू ऑफ परक्यूसिट क्या आएगा, नो परक्यूसिट। ऑलवेज रिमेंबर, कुछ भी कंडीशन हो जाए, अरे अगर फुल्ली ऑफिशियल पर्पस है ना, कुछ देखने का ही नहीं, कुछ सोचने का ही नहीं, क्या करने का, नो परक्यूसिट करने का, मतलब कि वो परक्यूसिट है ही नहीं। अच्छा, अगर फुल्ली प्राइवेट यूज है, क्या है, फुल्ली प्राइवेट यूज है, क्या है, प्राइवेट यूज, तो अब ओनरशिप देखेंगे क्या, यस। अगर गाड़ी का मालक कौन है, एम्प्लॉयर है, गाड़ी का मेंटेनेंस भी कौन करता है, एम्प्लॉयर ही करता है। तो अब वैल्यू ऑफ परक्यूसिट कितनी आएंगे, 10% कॉस्ट ऑफ कार प्लस एक्चुअल मेंटेनेंस चार्जेस, एक्चुअल मेंटेनेंस चार्जेस। इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमें क्या पता चल जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, टोटल वैल्यू ऑफ परक्यूसिट पता चल जाएगी। और कॉमन बात, अगर कोई एम्प्लॉयर से रिकवरी हो रही है तो उसको क्या करना है, माइनस करना है, राइट, क्या करना है, माइनस करना है। अच्छा, इसके बाद फिर से यूज तो प्राइवेट है, कार का यूज कैसे हो रहा है, प्राइवेट यूज के लिए हो रहा है, लेकिन मालक कौन है, एम्प्लॉयर। लेकिन अब मेंटेनेंस कौन कर रहा है, एम्प्लॉय अगर मेंटेनेंस कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में सिर्फ 10% कॉस्ट ऑफ कार ले लेंगे, राइट। और तीसरी कंडीशन फिर से प्राइवेट यूज है, लेकिन अब गाड़ी का मालक कौन है, एम्प्लॉई है, और मेंटेनेंस कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल मेंटेनेंस चार्जेस लेंगे, क्या लेंगे, एक्चुअल मेंटेनेंस चार्जेस, दैट्स इट। और लास्ट और चौथी चीज, अगर गाड़ी का यूज प्राइवेट यूज है, गाड़ी का मेंटेनेंस भी एम्प्लॉय, गाड़ी का ओनर भी एम्प्लॉय, दोनों भी एम्प्लॉय, तो फिर ऐसे कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, नो परक्यूसिट, नो परक्यूसिट, नो परक्यूसिट एट ऑल। अच्छा सर, इसमें से कोई केस आने के चांस है क्या, पहला वाला केस आने का चांस है, अगर आया तो फुल्ली प्राइवेट में एम्प्लॉयर वाला केस आ सकता है, तो आ सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा केस आ सकता है, तीसरा और चौथा केस आने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। चलो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अगर पर्पस पोपू हो तो, अगर पर्पस क्या हो, पोपू हो तो, अगर पोपू पर्पस के लिए कार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगेन यहाँ पर हम 4 कंडीशन देखेंगे। और वो 4 कंडीशन क्या है हमारी, पहली, गाड़ी का मालक अगर कौन है, ओनर कौन है, अगर ओनर एम्प्लॉयर है, अगर ओनर कौन है, एम्प्लॉयर है, और गाड़ी का मेंटेनेंस भी कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, तो फिर हम गाड़ी का स्टेटस देखेंगे। क्या स्टेटस देखेंगे, गाड़ी लार्ज है या स्मॉल है। अगर लार्ज कार है तो फिर हम 2400 रुपये पर मंथ, एक नोशनल फिगर होता है, ये ले लेंगे, प्लस ड्राइवर भी अगर प्रोवाइड कर रहा है तो 900 रुपये पर मंथ ड्राइवर के लिए ले लेंगे। और अगर स्मॉल कार है तो फिर 1800 रुपये पर मंथ, और ड्राइवर के लिए 900 रुपये पर मंथ, और ड्राइवर के लिए 900 रुपये पर मंथ, ये ले लेंगे, करेक्ट। उसके अलावा अगर गाड़ी का मालक तो एम्प्लॉयर है, लेकिन मेंटेनेंस कौन करता है, एम्प्लॉई करता है, तो ऐसे कंडीशन में अगर लार्ज कार है तो लार्ज कार के लिए हम लोग क्या करेंगे, लार्ज कार के लिए 900 रुपये पर मंथ, और मेंटेनेंस के लिए जो ड्राइवर को रखा गया है 900 रुपये पर मंथ। और अगर स्मॉल कार है तो 600 रुपये पर मंथ, और अगर ड्राइवर भी है तो ड्राइवर के लिए 900 रुपये पर मंथ, राइट। और उसके बाद जो थर्ड कंडीशन बनती है, गाड़ी का मालक कौन, एम्प्लॉई, लेकिन मेंटेनेंस कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, तो फिर डिपेंड लार्ज कार है या स्मॉल कार है। तो फिर अब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, तो जो भी आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ होगा उसमें से लेस कर देंगे। लार्ज कार है तो 2400 रुपये पर मंथ, और अगर स्मॉल कार है तो जो भी एक्चुअल एक्सपेंसेस हो रहा है उसमें से 1800 रुपये पर मंथ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और लास्ट केस क्या बनता है, गाड़ी का इस्तेमाल पोपू के लिए, गाड़ी का मालक भी एम्प्लॉय और मेंटेनेंस भी एम्प्लॉय, अगर दोनों भी एम्प्लॉय कर रहा है, फिर चाहे लार्ज कार हो चाहे स्मॉल कार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों कंडीशन में नो परक्यूसिट, दोनों कंडीशन में नो परक्यूसिट। अच्छा, अब इसमें से कॉमनली कौन सी चीज़ें आती है, तो इसमें से कॉमनली पहला केस आप लोगों को जनरली एग्जाम के अंदर पूछता है ये, और दूसरा केस जनरली पूछता है, उससे ज़्यादा केसेस एग्जाम्स के अंदर आते नहीं हैं। तो होप आप लोगों को मोटर कार परक्यूसिट की ये बात भी क्या हो गई, समझ में आ गई है। यस, तो आप लोगों को मोटर कार परक्यूसिट के अंदर की ये वाली भी कंडीशन क्या हो गई है, समझ में आ चुकी है। डन। अगर ये बात समझ में आ गई है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
अब हम आगे बात करते हैं और नेक्स्ट परक्यूसिट की बात करेंगे। देखो अब मैं आपके साथ जो अगली परक्यूसिट बात करूंगा, दे आर द मिसलेनियस परक्यूसिट, छोटे मोटे परक्यूसिट्स है, कोई मेजर परक्यूसिट नहीं है, ठीक है। और ये पूरे मैं आपको कॉमन सेंस के हिसाब से पहले बता दूं, किसके हिसाब से, कॉमन सेंस के हिसाब से। तो आप लोगों को अगर कोई भी फैसिलिटी, ठीक है, अगर कौन प्रोवाइड कर रहा है, फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, उसमें से लेस कर देना जितना आपने रिकवर कर दिया है, मतलब एम्प्लॉयर ने जितना रिकवरी कर दिया है उसको क्या कर देने का, माइनस, बचा हुआ सारा वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगा। अब आगे अगर हम बात करते कुछ कॉमन सेंस के बेसिस पर, तो देखो जैसे बहुत सारी फैसिलिटीज है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिसलेनियस परक्यूसिट, जैसे कि क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, जैसे कि क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, ठीक है। क्रेडिट कार्ड के अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी में जितना आपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया उतना क्या हो जाएगा आपका, जितना आपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, और जितना ऑफिशियल पर्पस के लिए किया पूरा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, राइट। अच्छा, उसके अलावा ईशॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, या फिर उसको स्कीम भी बोलते हैं, यानी कि आप लोगों को समझो कंपनी के शेयर सस्ते भाव पे मिल रहे हैं, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान स्कीम दिया है तो आपको पहले क्या देखना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ परक्यूसिट कैसे निकालोगे, मार्केट प्राइस क्या चल रहा है माइनस आपको क्या भाव में अलॉट किया जा रहा है, मतलब कि स्टॉक प्राइस क्या है आपका, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्राइस के तहत आपको कितने में मिल रहा है, और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो आपको टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूसिट पता चल जाएगा, राइट। जैसे मैं बोलता हूँ मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 110 रुपए, आपको कितने में मिला, लाइक 40 रुपए में, यानी कि आप लोगों को सीधा सीधा 70 रुपए कम में मिल रहा है। और कितने शेयर्स मिल रहे हैं, ऐसे सपोज करो ऐसे 200 शेयर्स मिल रहे हैं, तो 110 माइनस 40 70 इंटू 200 शेयर्स, मतलब सीधा 14,000 आपके लिए क्या है, वैल्यू ऑफ परक्यूसिट। 14,000 14,000 आपके लिए क्या है, वैल्यू ऑफ परक्यूसिट। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में प्लान आया तो इस तरीके से करने का। अच्छा, उसके अलावा कई बार आप लोगों को कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट या फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट फ्री लोन ऐसा भी बोला जाता है। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या करना, पहले तो आपने अमाउंट ऑफ लोन देखने लेना का कि आपको लोन कितना लिया गया, अमाउंट ऑफ लोन, ठीक है। और फिर एसबीआई का रेट देखने का कि एसबीआई का क्या परसेंटेज था, माइनस एम्प्लॉयर ने आपको क्या परसेंटेज पर दिया है, एम्प्लॉयर का परसेंटेज क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने परसेंट का ब्याज का बेनिफिट मिल रहा है। जैसे मैं बोलता हूँ आपने ₹1,00,000 का लोन लिया था, एसबीआई का रेट चल रहा है 12% का, लेकिन आपका एम्प्लॉयर आपको 4% के रेट पर देता है, इसका मतलब 8% का बेनिफिट मिल गया। और 1,00,000 के पीछे 8% कितना होता है, 8,000 रुपए, तो 8,000 आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो ये सारे के सारे कैसे पॉइंट्स हैं आपके, कॉमन सेंस बेस्ड पॉइंट है, ये सारे पॉइंट आपके कैसे, कॉमन सेंस बेस्ड पॉइंट है, राइट। अच्छा, उसके अलावा एक और पॉइंट आप लोगों को पूछ सकता है, यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई मूवेबल एसेट्स है तो उसकी कॉस्ट का आपने 10% ले लेना है, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एसेट्स का कितना परसेंट, 10% आप लोगों ने ले लेने का मूवेबल एसेट्स के कंडीशन में, डन। तो ये आप लोगों को वैल्यू ऑफ परक्यूसिट के अंदर कंसिडर्ड करना है। बढ़ते हैं आगे, और अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, जब ये सारे आपके पास अलावेंसेस, सारे परक्यूसिट अगर आ जाए तो फिर अब ऐसी कंडीशन में क्या करना है, अब आप लोगों ने जब सब चीज कैलकुलेट करके हो जाए तो फिर टोटल मार देने का, और इस टोटल को नाम देंगे टोटल इनकम फ्रॉम, या फिर इसको टोटल की जगह क्या वर्ड भी यूज कर सकते हो, ग्रॉस। टोटल की जगह आप क्या भी बोल सकते हो, ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। सो टोटल हम लोगों ने इसको क्या नाम दे देना चाहिए, ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी, ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी, राइट। और फिर इस ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी में से लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, और इसके अंदर 3 डिडक्शन आते हैं। पहला तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसकी लिमिट बिल्कुल तय है
पहले से फिक्स्ड है 50,000। दूसरा प्रोफेशनल टैक्स, लेकिन ध्यान रखना प्रोफेशनल टैक्स पेड होना चाहिए, चाहे पेड कोई भी करे वो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन पेड होना चाहिए। तो जितना प्रोफेशनल टैक्स है वैसे इसकी मैक्सिमम लिमिट 2,500 तक ही आती है। और अगर तीसरी बात करूं मैं तो तीसरी बात आता है आपका एंटरटेनमेंट अलावेंसेस। लेकिन एक बात याद रखना, एंटरटेनमेंट अलावेंसेस ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और इसमें भी आप लोगों ने 3 बातें चेक करना है। 3 बातें कौन कौन सी चेक करनी है? पहली चेक करनी है आप लोगों ने आपको कितना एंटरटेनमेंट अलावेंसेस रिसीव्ड हुआ, एंटरटेनमेंट अलावेंसेस रिसीव्ड। दूसरी बात आपने क्या चेक करना है? दूसरी बात आप लोगों ने चेक करना है 1/5 मतलब 20% ऑफ बेसिक सैलरी, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। और तीसरी बात क्या चेक करना है आपने? तीसरी बात आपने चेक करना है मैक्सिमम लिमिट है इसकी 5,000। ठीक है, तो तीनों बातों में से जो भी सबसे छोटा होगा उतने का आपने यहाँ पर क्या कर देने का, एग्जेम्पशन दे देने का। तो तीनों का कंपैरिजन करेंगे, जो भी सबसे लेसर अमाउंट आएगी वो यहाँ पे लिख देंगे, राइट। लेकिन ये बात अप्लाई होती है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, प्राइवेट में ये बात अप्लाई नहीं होती, राइट। अच्छा, इतना माइनस करने के बाद हमें क्या पता चल जाएगा? हमें पता चल जाएगा नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। और अगर आप लोगों को अगर सपोज करो डिडक्शन अंडर सेक्शन सी भी देने बोलता है तो फिर इसके बाद से लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। और जनरली इसके अंदर पीएफ के अंदर लाइक कोई प्रोविडेंट फंड के अंदर या फिर कोई एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन था, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स पीएफ, चाहे वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हो, चाहे पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो, चाहे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो, ओके। उसके अलावा एलआईसी प्रीमियम चाहे कोई भी पे करे, एलआईसी प्रीमियम, राइट। उसके अलावा अगर आपका कोई हाउसिंग लोन ले रखा था और अगर कोई हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट हुआ है तो ये सारी चीज़ें भी, या फिर आप लोगों ने कोई लाइक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो ये सारे आपके 80C के नाम से क्या हो जाएंगे, माइनस। और आखिरी में आपको क्या पता चल जाएगा, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। और ये 80C वाला जो पॉइंट है ये तभी करके आने का जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोलेगा, तभी ये काम करके आने का। अगर नहीं बोलेगा तो आपने काम नहीं करना, नेट टैक्सेबल इनकम निकाल कर क्या कर देने का, चीज़ों को छोड़ देने का। यहाँ पर करने के बाद आपका आंसर फाइनल लॉक कर देने का और फिर आप अगले सवाल की तरफ बढ़ जाने का, राइट। सो यहाँ पर हम लोग ने पूरी तरीके से आपका जो इनकम फ्रॉम सैलरी वाला टॉपिक था उसको क्या किया है, कवर किया है, राइट। तो थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक था तो हमने पूरा यहाँ पर टॉपिक क्या किया है, कवर किया है, राइट। सो ये एक कंप्लीट क्या था आपका कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन था, किससे रिलेटेड, इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड। तो हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी के नाम पे कोई और सो हम लोग इस सेशन को यहीं पर क्या करते हैं एंड, और नए टॉपिक की बात करेंगे। और नए टॉपिक के अंदर हम लोग सीखेंगे किसके बारे में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में।